हेलो नमस्कार दोस्तों। उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटिया आश्रम पटवारी शेड्यूल टेस्ट पेपर नंबर 15 जून को हुआ था। और ये टेस्ट पेपर नंबर हमारा वो 12 नंबर टेस्ट पेपर है और ये 15 जून को आयोजित हुआ था। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तेलुगु लेखक व कवि नानन्या भट्टारक वेंगी के किस चालुक्य शासक के दरबारी थे? तेलुगु लेखक था, कौन था? नानन्या भट्टारक। वो वेंगी के किस चालुक्य शासक के दरबारी थे? आपके सामने ऑप्शन है विष्णुवर्धन, राज राजा नरेंद्र सिंह, विजयादित्य व विक्रमादित्य सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज राजा नरेंद्र। देखिए, राज राजा नरेंद्र है वो वेंगी के चालुक्य शासक था और इसका जो दरबारी था वो था नानन्या भट्टारक। दरबारी कवि थे, ये तेलुगु लेखक था और इन्होंने आंध्र महाभारतम व आंध्र चिंतामणि की रचनाएं की थी। अर्थात नानन्या भट्टारक की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? आंध्र महाभारतम व आंध्र चिंतामणि। ये तेलुगु लेखक है और ये राज राजा नरेंद्र वेंगी के चालुक्य शासक है, उनके दरबारी थे नानन्या भट्टारक। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। एक तरफ राजपूत राज्य है, एक तरफ उनके उद्भव क्षेत्र है और उनको असुमेलित कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो चंदेल का उद्भव क्षेत्र है, चंदेल वंश का, वो बुंदेलखंड था, बिल्कुल सत्य है। कलचुरी है तो वो इसका जो उद्भव क्षेत्र है वो त्रिपुरी था, त्रिपुरी के कलचुरी वंश, तो ये भी सत्य है। गुइल वंश है, इनका जो उद्भव क्षेत्र था वो था मेवाड़, ना कि गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 3 है, वो असुमेलित है, अर्थात केवल 3 सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। उच्च न्यायालय किस सूची का विषय है? हाईकोर्ट होता है जो किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। अर्थात ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत है? तो किसी राज्य का जो सबसे उच्च न्यायालय होता है, किसी स्टेट का सबसे उच्च न्यायालय होता है, वो आर्टिकल 214 के तहत गठित किया गया होता है। तो जो उच्च न्यायालय है वो संघ सूची का विषय है। अर्थात उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के संबंधित जो भी विधि या प्रावधान किए जाते हैं वो संसद द्वारा तय किए जाते हैं, इसलिए वो संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, इनमें से बात करनी है। दर्रों के बारे में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा सिक्किम व जलेपला दर्रा सिक्किम। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के अन्य दर्रे माना, नीति व लिपुलेख दर्रे हैं वो उत्तराखंड के दर्रे हैं। सिक्किम के दो दर्रे हैं, नाथुला व जलेपला, जिनके पीछे ला है, ला का मतलब होता है रास्ता या दर्रे होते हैं। तो जो सिक्किम में जो 2 दर्रे हैं वो है नाथुला व जलेपला। उत्तराखंड के जो 3 दर्रे हैं माना, नीति व लिपुलेख, और हिमाचल प्रदेश का आ गया सिपकिला दर्रा। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, जिसमें पीर पंजाल, बनिहाल दर्रे, जोजिला दर्रा, फातुला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये सभी जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। तो इसमें जो असुमेलित है हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? तो अटल भूजल योजना में जो 7 राज्य शामिल है अटल भूजल योजना में, उसमें से पंजाब राज्य है वो इसमें शामिल नहीं है। अर्थात गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य शामिल है, इसमें पंजाब शामिल नहीं है। भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम की बात करें तो प्लस पोलियो कार्यक्रम और मिड डे मील एक ही ईयर में लागू हुए थे, अर्थात शुरू हुए थे 1995 में। 9 दिसंबर 1995 को प्लस पोलियो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, 9 दिसंबर। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत है या कौन सा इसमें से सत्य कथन बताना है। पहला कथन है 1991 में कोटा से पृथक कर 12 जिले का गठन किया गया था। तो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन है, 1991 में ही कोटा जिले से पृथक करके 12 जिले का गठन किया गया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है,
दूसरा कथन है बंडदेवरा बारा, जो शिव मंदिर है बंडदेवरा वो बारा में स्थित है और राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो देखिए राजस्थान का खजुराहो की अगर बात करें तो वो है कीराडू, जो बाड़मेर है वो राजस्थान का खजुराहो है। जो बिंडदेवरा बारा है वो राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो भी बोलते हैं उसे। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा वो केवल एक सत्य है। और तीसरा कथन पे बात करते हैं, दूसरा असत्य हो गया, सीताबाड़ी मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, और ये तीसरा कथन भी सत्य है। तो इस प्रश्न में पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 9, बारां जिले में स्थित काकोनी मंदिर समूह का संबंध किस धर्म से है? जो काकोनी मंदिर समूह है महत्वपूर्ण समूह है और ये बारां जिले में स्थित है। यहाँ पर जो मंदिर है वो 3 धर्मों से संबंधित है, शैव, वैष्णव व जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं आएगा। शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित भी मंदिर है काकोनी मंदिर समूह में, और जैन धर्म से भी मंदिर है। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए व बी दोनों हो जाएगा, जिसमें बौद्ध शामिल नहीं होगा, जैन, शैव व वैष्णव धर्म से संबंधित काकोनी मंदिर समूह में। और यह मंदिर है मुकुंदरा की पहाड़ियों के में परवन नदी के किनारे स्थित है। बारां में परवन नदी के किनारे स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियों में। सहकारिता अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? सहकारिता अधिनियम की बात कर रहे हैं तो सहकारिता अधिनियम है वो राजस्थान के अंदर 2002 को लागू हुआ था। इसका सेंसर हो जाएगा 2002 में सहकारिता अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। अर्थात 14 नवंबर 2002 को सहकारिता अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात असत्य कथन के बारे में चर्चा करनी है। सैम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया था। पहला कथन है सैम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया था, बिल्कुल सत्य कथन है, सैम सिंह ने ही रावल शाखा को जन्म दिया था। दूसरा कथन है रावल रतन सिंह के शासन के काल की प्रमुख घटना राजस्थान का प्रथम शाखा थे। देखिए रावल रतन सिंह की बात कर रहे हैं, अर्थात चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। 1303 का शाखा, तो ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। 1301 में इससे पहले शाखा हो चुका था और वो था रणथंभौर का शाखा। अर्थात इसका जो असत्य कथन है वो दूसरा सत्य कथन है, वो असत्य कथन हो जाएगा हमारा आंसर। फिर भी तीसरे कथन पे बात कर लेते हैं। राणा हमीर ने चित्तौड़ में गुहिल वंशज सिसोदिया वंश की नींव डाली थी, तो तीसरा कथन भी सत्य है, राणा हमीर ने ही सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। सैम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया था, जबकि रावल रतन सिंह का वो दूसरा शाखा था, ना कि प्रथम। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर गांव में चांदी की खान निकल आई थी? उदयपुर के जो अभी चांदी जो शीशा जस्ते के लिए जावर खान है वो महत्वपूर्ण है, सबसे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस खान से संबंधित। तो जावर खान चांदी मतलब जो चांदी की खान है वो किस शासक के समय निकली थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा लख सिंह, राणा लाखा बोलते हैं जिसे, उसके समय चांदी की जो खान है जावर खान वो निकल के आई थी, और इसी के समय पिछला जेल का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। प्रश्न नंबर 13 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कौन हटा सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो पंचायती राज के तहत आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है, 243 के में आता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त उसको पद से हटा सकता है राष्ट्रपति। अर्थात इनके जो हटाने की क्रिया है वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान ही होती है, जिसकी वजह से उनको अंत में राष्ट्रपति हटाता था, इसलिए उनको भी राष्ट्रपति हटाएगा। इनकी नियुक्ति देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनको हटा राष्ट्रपति सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य कथन है? तो बात करते हैं, देखिए प्रश्न राजस्थान में प्रथम निर्वाचन आयुक्त है वो कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। तो इसमें बिल्कुल भी एकदम सत्य कथन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ ही थे। आप कमेंट करके बताइए राजस्थान में वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली शक्तियां 18 शक्तियां दी गई है। तो ये कथन है वो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज से ग्रामीण से संबंधित है
तो इसमें 18 नहीं करके 29 कार्य दिए गए थे, अर्थात 29 शक्तियाँ दी गई थी 11वीं अनुसूची में, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर निगम के लिए 18 कार्य दिए गए थे। तो इसका जो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, असत्य कथन है। बाकी अगले कथनों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, बिल्कुल सत्य बात है। संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। राजस्थान में एक दिन कम एक साल अधिक, अर्थात 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, जबकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला कथन है राजस्थान में 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में हुई थी, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में अभी तक 5 वित्त आयोग गठन किए गए थे और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थी ज्योति किरण, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा जो बी असत्य कथन है। यहाँ पर 18 की जगह 29 शक्तियाँ आएगा। प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेश की बात करें, मान लो एक बार ये देखिए, ये मान लो राजस्थान है, ये राजस्थान है। अब इसके अगर राजस्थान की भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया था, अर्थात यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये अरावली प्रदेश है, और ये मैदानी प्रदेश है। तीसरा एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिण पूर्वी पठानी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश जो भी है वो। तो इसमें 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। पहला भाग था पश्चिमी, जो 61%, अर्थात 2/3 भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय, जो 61% के अंतर्गत आता है, जिसमें जनसंख्या है करीब 40%। दूसरा भाग है अरावली सतर्कत के अंतर्गत आता है, जो 9% भाग है, जिसकी जनसंख्या है करीब 11% के आसपास। तीसरा सत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जो हमारा प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ का सत्र है 23%, हमारा आंसर हो जाएगा डी, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 39% है। और चौथा जो भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बोलते हैं, जिसे जो लावा से निर्मित है, और जो हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं, वो क्षेत्र है 7% क्षेत्र है, और वहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है वो 11% के करीब जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। जैसे प्रश्न है ये, इसकी अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो ये आ जाएगी, आंसर 1 हो जाएगा हमारा इन्वेशन, अच्छा, अर्थात इसका मतलब होता है हमला करना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, और 17वें प्रश्न में भी करेक्ट स्पेलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी दूसरी, मिसलेनियस जो होगी वो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है स्टिपेंड के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। तो स्टिपेंड के लिए सही अगर पारिभाषिक शब्द की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ती। प्रश्न नंबर 19 है पेय धन आदि की संधि होगी। तो पेय धन आदि की जो संधि होगी वो विसर्ग संधि पेय आदि हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये रीजनिंग के प्रश्न है, इजी प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न है। आप आराम से इसको सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाकर कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको ये वीडियो रोक कर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके आंसर नहीं आए तो आप कमेंट में बताइए, हम सॉल्व करेंगे। बाकी इसकी अगर व्याख्या भी देखनी है तो इसकी व्याख्या ये है, आप पहले खुद से उसकी जो डायग्राम है वो सिटिंग अरेंजमेंट एक बार सेट करके देखिए। अगर सही बैठ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप देख सकते हैं, और इसी एक डायग्राम से आपके ये सारे प्रश्नों का आंसर है वो हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, ये चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये 1575.20। ये भी चक्रवर्ती ब्याज का है, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 1 वर्ष आ जाएगा। और 25वां प्रश्न है कंप्यूटर का है, MS एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। MS एक्सेल का जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर फॉन्ट की बात करें तो वो होता है कैलिबरी।
कैलिबरी है वो MS जो एक्सेल का वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट होता है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिबरी बार बार पूछा भी जाता है। तो दोस्तों ये था आज का शेड्यूल पेपर नंबर 12, और ये 15 जून का पेपर था। उसके अलावा जो भी पेपर है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।